नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं यूपीएससी लॉ ऑप्शनल की फुल फ्लेज्ड सीरीज़, जहां पर हम पूरे लॉ ऑप्शनल को यूट्यूब पर ही कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें चीज़ जाननी होगी वो है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ही हमारी एक गाइडिंग लाइट है ना, जिससे कि हमें पता लग पाएगा कि हमें पढ़ना क्या है, कहाँ तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस की जितनी इंपॉर्टेंट कह लें वो है PYQs। आप देखेंगे किसी भी लॉ ऑप्शनल में, मतलब किसी भी ऑप्शनल में या फिर लॉ ऑप्शन उठाएं बेसिकली, तो उसमें देखेंगे कि 15 क्वेश्चन तक रिपीट होते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कई बार। अब रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि वर्बेटिम सेम टू सेम लिख कर आ गया, सेम टू सेम भी कई बार लिखाते हैं, लेकिन हाँ उसकी थीम वही रहती है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। ठीक है, और इसके बाद ये पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, और ऐसे करते करते हम दोनों पेपर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, दोनों पेपर 1 पेपर 2 का, और उसके बाद हम अपनी जो भी है टॉपिक वाइज सारी पढ़ाई शुरू कर देंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ यूपीएससी लॉ ऑप्शनल का पूरा पेपर, ठीक है, मैं आपको यहीं पर यूट्यूब पर अवेलेबल कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर के बारे में। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लीगल एड, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। फंडामेंटल राइट जितना लिखा है ये उससे थोड़ा ब्रॉडर है, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, कितनी डायमेंशंस हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है वो। तो हमें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना है अपने आप को। तीसरी चीज़ लिखी है फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में रिलेशन क्या है, कि हमें इनके बीच का रिलेशन देखना है कि ये भाई ये तीनों चीज़ें डली तो डली, लेकिन डली क्यों, है ना, और इनके बीच एक बहुत प्यारा रिलेशन है, वो कैसा है, वो क्यों है ना। फिर फोर्थ चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन। किसकी देखनी है कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन, क्या PM की देखनी, नहीं, हमें देखनी है प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या क्यों दे रखा है प्रेसिडेंट, अगर हमने चूज किया है कहाँ से चूज किया है, क्या पोजीशन है प्रेसिडेंट की। दूसरी चीज़ उस प्रेसिडेंट की पोस्ट का जो रिलेशन है किसके साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, ये देखना है हमें, है ना। उसके बाद आता है फिफ्थ पे गवर्नर। गवर्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी। उसके बाद उनकी देखनी है पावर्स, पावर क्या हो सकती है गवर्नर की। सिक्स में देखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ी मशीनरी है ये, है ना, जो हमारे देश में काम करती है। लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना है इसके बारे में, हमें बस इतना पढ़ना है अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, पावर्स, फंक्शन और जुरिसडिक्शन क्या है इनकी। लेकिन यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना है। PYQ जब देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि और भी डायमेंशन जो हो सकती हैं इसके बारे में। 7वें नंबर पे दिया गया है सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के बारे में। अब इनमें क्या पढ़ना है, इनमें देखना पड़ेगा भाई। इसमें देखा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और वो कैसे हुआ है, कितना कितना हुआ है, और वो कैसे कैसे चेंज होता आया है, वो सब हमें देखना पड़ेगा। बाकी सेम भाई PYQs, है ना, वो हमें बताएंगे कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। ये लाइट है और किस सिलेबस एक तरीके की लाइट है, और PYQ है कि कौन सी डायरेक्शन में हम लाइट लेकर जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल है ये, बहुत सिंपल रखेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कुछ PhD करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, उसमें पूछता है कि फिर उसके बाद कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बता दो यूनियन और स्टेट के। पहले डिस्ट्रीब्यूशन पूछा पावर का, किसके बीच, यूनियन और स्टेट के बीच। अब कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बता दो यूनियन, स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच, इन तीनों के बीच बताना है। फिर उसके बाद बताना है एमिनेंट डोमेन कहाँ पर, स्टेट प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, ये सब होती क्या है, काम कैसे करती है, सब देखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज। ठीक है, फिर आता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स। रिक्रूटमेंट कैसे होगी, कंडीशन क्या होंगी सर्विसेज की, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानना है। ये देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अलग से क्यों लिखा है ना, वो किसी के साथ अटैच भी तो कर सकता था, लेकिन इसने कॉमा डाल के अलग से लिखा है, तो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे UPSC, जिसका हम सभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इतना बदतमीज एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद देखेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पावर एंड फंक्शंस, इसके बारे में देखना है, इनकी पावर्स क्या है, इनकी फंक्शंस क्या है। इलेक्शन कमीशन, पावर एंड फंक्शन, इसके भी पावर और फंक्शन के बारे में देखना है। 9th पे आता है इमरजेंसी प्रोविजन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरा ही पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर ही अगर हम कहें तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसके अंदर हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इमर्जिंग ट्रेंड एंड जुडिशियल अप्रोच। अब नेचुरल जस्टिस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप प्रीलिम्स के पेपर उठाइए,
कुछ 2 4 5 साल के, उसमें आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और ये जो एक फिलोसफिकल एंगल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए इमर्जिंग ट्रेंड्स और जुडिशियल अप्रोच हमें देखनी पड़ेगी, और इन सब में भी ना हमें कुछ केस लॉज भी याद करने पड़ेंगे, और बहुत बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं। दो केस लॉ हर जगह देख लेंगे, एक दो, क्योंकि सिर्फ उससे भरमार नहीं करनी है, हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए भी 150 से या 250 शब्द रहेंगे, है ना। तो आगे देखते हैं। फिर दिया गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट्स दी, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। फिर देखेंगे जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, लेजिस्लेटिव एक्शन पे भी देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे PYQ में तो पूछ रखा है जुडिशियल रिव्यू, है ना। फिर आएगा ओम्बड्समैन, जो कि लोकपाल, एटसेट्रा लगा दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। एटसेट्रा मतलब जैसे CBC, ऐसी और भी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। फिर अब आता है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ एक कहे आराम से कवर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, देखने में सिलेबस बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हाँ नॉर्मल है ये बहुत। तो उसके बाद इंटरनेशनल लॉ में पूछ क्या रहा है। इंटरनेशनल लॉ सबसे सिंपल, बच्चों ने नहीं पढ़ा होता तो इसलिए पूछ रहे नेचर बताओ और डेफिनेशन बताओ भाई इंटरनेशनल लॉ की। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ। म्यूनिसिपल लॉ सिंपल, स्टेट में जो लॉ चलते हैं उसके बारे में, उन दोनों का रिलेशन बताना है, इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल लॉ। फिर पूछा स्टेट रिकॉग्निशन एंड स्टेट सक्सेशन। फिर फोर्थ में लॉ ऑफ द सी। लॉ ऑफ द सी पर आप देखेंगे UPSC के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉ ऑप्शनल अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप GS2 प्रीलिम्स और कई बार essay में भी और एथिक्स में तो ये काम आएगा ही आएगा, ठीक है। ये इतनी जगह आपको हेल्प करेगा। लॉ ऑफ द सी, इनलैंड वाटर्स, टेरिटोरियल सी पे ही और इनलैंड वाटर्स पे ही क्वेश्चन पूछा था। कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। अब फिफ्थ में पूछा है इंडिविजुअल्स, नेशनैलिटी क्या होती है, स्टेटलेसनेस कैसे होता है, ह्यूमन राइट्स एंड प्रोसीजर अवेलेबल फॉर देयर इन्फोर्समेंट, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट्स, एक्सट्रेडिशन एंड असाइलम। सेवंथ पे ट्रीटीज कैसे फॉर्म हुई, कैसे अप्लाई करनी है, टर्मिनेशन, रिजर्वेशन, ट्रीटीज के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सब डिस्कस करेंगे। बाकी हमें PYQ नहीं छोड़ना है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि हर दिन 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जितना निकाल पाए, ठीक है। PYQ हर साल के भले दो ही देखिए, उसके मॉडल आंसर नेट पे सर्च करिए और पढ़िए। याद करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ नॉर्मल पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। सिर्फ हमें रीड करना है और कुछ नहीं करना। जितना याद करने की कोशिश करेंगे उतना भूलते जाएंगे। नॉर्मल मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि क्यों हो क्यों रहा है ना। फिर आता है यूनाइटेड नेशन, ये तो हमने इंटरनेशनल रिलेशन में ही पढ़ा होता है। यूनाइटेड नेशन, इसके प्रिंसिपल, ऑर्गन, पावर, फंक्शन और रिफॉर्म। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिफरेंट मोड्स, कैसे कैसे सेटलमेंट होता है डिस्प्यूट्स का, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, ये सब जो भी मेथड्स हैं या जो मोड्स कह सकते हैं, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है लॉफुल रिकोर्स टू फोर्स, एग्रेशन, सेल्फ डिफेंस एंड इंटरवेंशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लीगैलिटी ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स पे भी सवाल पूछता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस मतलब जनरल स्टडीज में भी, और ऑप्शन में तो पूछ ही रहा है क्योंकि लिखा हुआ है साफ। बैन ऑन टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, CTST। इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में पूछ रहा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है, जैसे पाकिस्तान। हाईजैकिंग क्या होती है, हाईजैकिंग तो हम सबने नाम सुना हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड क्या है, ICJ अलग है, ICC अलग है ना। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में हमें जानना है, एंड मॉनेटरी लॉ के बारे में जानना है। WTO, ट्रिप्स, गट, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये कैसे कैसे बने, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें थी, ये सब पढ़ेंगे इसमें। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल एफर्ट्स। अब हमने देख लिया कि पेपर 1 का क्या क्या सिलेबस है और कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, वो हम धीरे धीरे हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक उठाएंगे, आराम आराम से पढ़ते हुए सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर पे थोड़ा अपनी पकड़ बनाए रखिएगा, जिससे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक एड ऑन, एक अपने आंसर्स में एक ब्यूटीफुलनेस, थोड़ी अच्छी खूबसूरती डाल पाएँ, है ना। फैक्ट्स, ये केस स्टडी समझिए मैंने आपको कुछ पढ़ाई, लेकिन अब आप देखते हैं कि आजकल कुछ जब तक पेपर देने जाते हैं उस समय तक एक नई कोई केस स्टडी आ जाती, केस लॉ आ जाता है ना। कोई और जजमेंट पास हो जाती है और वो बहुत अट्रैक्टिव सी है, तो आप उसे ऐड ऑन कर लीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में बात करेंगे पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, ठीक है।
ठीक है, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे पेपर 1 के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के फर्स्ट टॉपिक से, ऐसे धीरे धीरे करते सब चीज़ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।